के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। असद से भी पूछताछ होने जा रही है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो भी इसमें मामले में फंसते नजर आए। जी अनिल जी, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खेल की शुरुआत इसीलिए की गई थी? एक्चुअली ये फिक्सिंग या जो ये चीजें सामने आ रही हैं, मुझे लग रहा है अभी तक जो लोग सामने आए हैं ये बहुत छोटी मछली हैं जी, बहुत छोटी मछलियां हैं। और ये मामला ग्लोबल है, ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। और जहां तक मैं समझ रहा हूं इसके पैर दुबई, लंदन और इस तरह से मतलब ये ग्लोबल मामला बन रहा है और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। फिक्सिंग कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। और अब पता नहीं पुलिस और हमारी सीबीआई वहां तक पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन ये यहाँ सिर्फ यहीं तक जुड़ा हुआ मामला नहीं है। और इसमें जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं या आए हैं, ये बिल्कुल छोटी मछलियां हैं। और कायदे से देखा जाए तो इसमें और इसको इंटरनेशनल जो पुलिस है हमारी, या इस तरह के मतलब चीजों को और आगे ले जाना चाहिए, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको। बिल्कुल दुर्गेन जी, आईपीएल का इतना बड़ा ढांचा है, एक बड़ा तंत्र तैयार किया गया, तो बीसीसीआई की ओर से ऐसी कुछ तैयारी पहले क्यों नहीं की गई कि इस तरह की फिक्सिंग के मामलों को बारीकी से उस पर नजर रखी जा सकती थी, इसको रोका जा सकता था? मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा अमित कि एक एंटी करप्शन विंग बनी थी बीसीसीआई की। वो आपको अजहरुद्दीन जब फिक्सिंग में फंसे थे और हैंसी क्रोनिया का मामला जब पहली बार फिक्सिंग चर्चा में आई थी अमित 1998 में, तो उसके बाद ये एक एंटी करप्शन विंग बीसीसीआई ने बनाई थी और उसके लोग काफी सक्रिय रहते थे। उसमें आईबी के लोग जो रिटायर थे वो थे, उसके अलावा जो विभिन्न एजेंसियां हैं, गुप्तचर एजेंसियां हैं, उनके लोगों को रखा गया था और काफी कारगर हुई थी। उसका खौफ भी बना था, उसकी दहशत भी बनी थी। मुझे एक मैच याद है कानपुर के ग्रीन पार्क का कि खिलाड़ी आपस में बात करना बहुत एक बाहर वाले लोगों से तो दूर आपस में बात नहीं करते थे खिलाड़ी, ये हालात बने थे, खौफ बना था। लेकिन उसके बाद वो विंग कहां गई? क्या जानबूझकर आईपीएल से उसको विड्रॉ कर लिया गया या उसको आईपीएल में नहीं लगाया गया? ये पूरा गेम ही जो इसका ताना बाना बुना गया, सट्टेबाजी बुना गया, मुझे तो यही लग रहा है कि सट्टेबाजी बीसीसीआई ही करा रही है और उसी ने ताना बाना बुना है। तभी कोई इस तरह की रोकथाम नहीं की। जो एजेंसी उसके पास थी उसको भी एक तरीके से उसके दांत तोड़ दिए गए। बिल्कुल अनिल जी, क्या आप इस बात के साथ इत्तेफाक रखते हैं कि बीसीसीआई को सब कुछ पता था? एक्चुअली ये बातें सामने आ रही हैं कि जो मैनेजमेंट है बीसीसीआई का, जो प्रबंधन है, उनमें से भी कुछ लोग इस पूरे फिनोमेना में जो रैकेटिंग या जो चीजें सामने आ रही हैं फिक्सिंग की, उसमें मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ लोग शामिल हैं जी। ये अभी बहुत ओपन नहीं हो रहा है, ये बात बहुत खुलकर बातें नहीं की जा रही हैं, लेकिन संकेत इस तरह से दिए जा रहे हैं। जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं, जो पुलिस है, और अभी तक जो चीजें सामने आई है उसमें ये चीज बिल्कुल संकेत मिल रहा है जी। और आगे हो सकता है कि कुछ ऐसे नाम सामने आए जो सीधे मैनेजमेंट बीसीसीआई से जुड़े हुए हों, तो ये कहकर के अभी बीसीसीआई पल्ला नहीं झाड़ सकती कि मेरे पास कोई पुलिसिया तंत्र नहीं है और हम इस जो ये चीजें हो रही, फिक्सिंग हो रही है, इसको हम नहीं रोक पाएंगे जी। ये बहुत ही निराशाजनक बयान है और इस बयान पर इसके जो मैनेजर हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, क्योंकि ये अगर अनिल जी इस पूरे मामले में हम गौर करें, पूरी नजर डालें, तो बीसीसीआई के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, आईपीएल के कमिश्नर हैं, बीसीसीआई के जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं, डे वन से पहले दिन से, और इवन जेवाई लेले जो पूर्व सचिव हैं, पहले दिन से ही इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश लगातार जारी है और आज तक जारी है। वो करें स्पॉट फिक्सिंग कोई गुनाह ही नहीं और हम अभी सस्पेंड नहीं करेंगे, हम कार्रवाई नहीं करेंगे, इस तरह के बयान पूरी तरीके से जो तीनों खिलाड़ी फंसे हैं उनको बचाने के लिए किए जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन अधिकारियों को डर है कि अगर इन खिलाड़ियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होगी, पुलिस के अलहदा अगर बीसीसीआई कोई कार्रवाई करेगी, तो मुझे लगता है कि ये नाम खोल देंगे और वो चेहरे भी सामने आ जाएंगे जो इस पूरे तरीके से इस गेम के पीछे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, मोटी मोटी सुविधाएं ले रहे हैं और सुख सुविधाओं का एक भोग कर रहे हैं। बिल्कुल दुर्गेश जी, जब चेन्नई में बीसीसीआई की एक आपातकालीन बैठक हुई तो उसमें उम्मीद यही की जा रही थी कि जो खिलाड़ी फिक्सिंग की फांस में फंसे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बैठक के बाद ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। कहीं इसका कारण यही तो नहीं कि कुछ ऐसे नाम भी निकलकर सामने आ सकते हैं जिस तरीके से श्रीनिवासन के दामाद का नाम भी सामने आ रहा है? मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ ऐसे नाम हैं जिनका राजनीति में जबरदस्त दखल है और राजनीति से जुड़े नाम हैं। बीसीसीआई को ले लीजिए तो शुरू से ये राजनीति के लोगों के हाथ में रही है, नेताओं के हाथ में रही, और पूरी तरीके से सब कुछ ये एक तरीके से काली कमाई का एक बहुत बड़ा अब ये बन गया है। बार बार जो लोग बीसीसीआई की सफाई दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो लोग नहीं शामिल है। मुझे लगता है जो सफाई दे रहे हैं, उन जो बचाव कर रहे हैं, वही अमित कहीं ना कहीं शामिल है इसमें। निश्चित तौर पर दुर्गेन जी, इंडियन पैसा लीग का तंत्र
या फिर कहे कि पूरा ताना बाना शायद इसीलिए बुना गया था। यार रुके छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होगी वापसी। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए, ओ बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए, तेरे धूप की धूप से रोशनी भी शर्माए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप त्वचा को बनाए कोमल और खूबसूरत। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। समोसे, पकौड़ी, भुजिया और चाट, पूरी परोठी, कचौड़ियों की बारात, हर तरह की मजेदार भोजन का राज, स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप और स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप और एगमार्क स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप। ये हमरे किस काम का? अरे जिंदगी के रंग राजरतन के संग भैया, राजरतन के संग, राजरतन की जीत पार हमारा प्रयास, आपका विश्वास। Anand Builders presents Dolphin Dwelling City, a home truly yours that matches your luxurious lifestyle with school, hospital, shopping mall and terrific recreational facilities. Dolphin Dwelling City. घोटालों से घिरी यूपीए 2 ने अपनी चौथी सालगिरह के मौके पर देश के जनता के सामने सरकार की जो सुनहरी तस्वीर पेश की, वो किसी सपने की तरह थी। सरकार का रिपोर्ट कार्ड आखिरी था, जिसमें मनमोहन सिंह ने यूपीए के 9 साल के शासनकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आर्थिक समृद्धि का असर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा है। इतना ही नहीं, सरकार ने रोजगार में बढ़ोतरी, मनरेगा के तहत दैनिक भत्ता 2 गुना, खाद्य सब्सिडी में 3 गुना वृद्धि और सामाजिक क्षेत्र में बढ़ोतरी दिखाने वाले आंकड़े पेश किए। मनमोहन सिंह जी ये भी कहने से नहीं चुके कि उनको गिलास खाली मिला था, जिसे भरने में अभी वक्त लगेगा। दुर्गेश जी, 9 साल का लंबा वक्त बीत गया, उसके बाद भी गिलास नहीं भरी। गिलास भरने की बात कहने से पहले, करने से पहले कि गिलास खाली था या भरा था, ये नजरिया है मनमोहन सिंह जी का। गिलास आधा खाली था या पूरा खाली था, एक आपको सभी को पता है, एक कहावत है कि आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा है। तो ये तो डॉक्टर साहब अच्छी तरह जानते हैं कि उनको गिलास खाली मिला था या भरा मिला था। लेकिन जो सबसे पहले इस रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं और यूपीए 2 की बात करते हैं, तो एक बार फिर ये रिपोर्ट कार्ड जारी करने के बाद मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने एक तरीके से स्पष्ट किया है, जो सबसे अहम है कि उनके बीच मतभेद नहीं है। इसका मतलब मतभेद है, बार बार लगातार इस बात को वो कहे मतभेद नहीं है, मतभेद नहीं है, बार बार ये सफाई क्यों देनी पड़ रही? जब मतभेद नहीं तो सफाई क्यों देनी पड़ रही? एक सबसे बड़ी बात। फिर कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व की बात कही, एक तरीके सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया कि सरकार का भी नेतृत्व सोनिया गांधी कर रही, जो लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा था कि सोनिया गांधी के हाथ में सत्ता है, रिमोट है। रिमोट नहीं है, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं। हम यूपीए के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने एक तरह बहुत सहयोग किया, बड़ा किया, और आज भी सोनिया गांधी को आदर्श मानते हैं। तो अब सब कुछ साफ हो गया है, जनता के सामने साफ है, विपक्ष के सामने साफ है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ही सब कुछ स्वीकार कर लिया तो विपक्ष के लिए कुछ बचा भी नहीं कहने के लिए। अमित, बिल्कुल अनिल जी, सोनिया गांधी जी ने रिपोर्ट कार्ड की तारीफ तो कर दी, लेकिन जिस मतभेद की तरफ इशारा कर रहे हैं दुर्गेन जी, किन किन बातों को लेकर है मतभेद प्रधानमंत्री सोनिया के बीच? एक्चुअली मतभेद पहली चीज तो यह है, जैसे अभी दुर्गेन जी बोल रहे थे कि हमको खाली गिलास मिला हुआ था। खाली गिलास नहीं मिला था। अगर सबसे बड़ी चीज है वो देखा जाए कि जब 2004 में एनडीए गवर्नमेंट गई और इनकी संपर्क सरकार आई थी, तो उस समय हमारे यहाँ जो महंगाई दर थी, उससे इस वक्त महंगाई जो है लगभग 9.5% बढ़ गई है जी। तो ये खाली गिलास तो कह रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज है मतभेद की जो बात है वो उसकी कई वजह हैं। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियों ने पिछले साल अभी ये मुद्दा उठाया था कि मनमोहन सिंह चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है। मतलब आई मीन ये इनके पास ये जनता से सीधे इनका इंटरेक्शन इस तरह से नहीं हुआ है कि ये चुन कर आए हों जी। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमजोरी है मनमोहन सिंह की,
यानी कि ये सीधे सीधे जो एजेंसियां कहना चाह रही वो ये है कि किसी की कृपा पात्र हैं जी, किसी की कृपा पर वहां बैठे हुए हैं। तो ये देश के प्रधानमंत्री जैसे सबसे ताकतवर पद के लिए बहुत दुखद बात है और ये इन्होंने एक तरह से डिग्रेड किया है। मनमोहन सिंह ने हमारे देश के प्रधानमंत्री पद को डिग्रेड किया है, उसकी गरिमा को गिराया है। एक संकेत और जिस एजेंसी की बात कर रहे हैं उस एजेंसी ने एक संकेत और दिया कि प्रधानमंत्री चुने हुए नहीं, इसका मतलब वो जनता का दर्द नहीं समझते। जनता के प्रति जब अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर जवाबदेही नहीं हुई तो देश के प्रति भी नहीं हो सकती, तो वो जनता का दर्द महसूस नहीं करते क्योंकि किसी क्षेत्र के चुने हुए सांसद नहीं है। एक संकेत ये भी देने की कोशिश की गई है। एक्चुअली दुर्गेन जी, अभी मैं यही कहने जा रहा था कि चूंकि इस तरह के तमाम सारे आरोप चारों तरफ से लग रहे थे, देश की जो हमारी मेन अपोजिशन पार्टी वो भी आरोप लगा रही थी कि बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं, तो इन सारे आरोपों को देखते हुए एक रिएक्ट करने लगे मनमोहन सिंह, जो पिछले 8 साल से बहुत पीसफुली शासन कर रहे थे यशमैन की तरह, इसको थोड़ा सा निशाना लिया जाए। वो अचानक जो है उन्होंने कुछ अपने पद को लेकर तो अपनी थोड़ा ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल अनिल जी, इसी के बाद कुछ न कुछ मतभेद बिल्कुल। बहरहाल यूपीए अब ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि यूपीए में कोई मतभेद नहीं है। वो जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश कर ये दिखा रही है कि लोकसभा 2014 के चुनाव के लिए उसकी तैयारियां पूरी तरीके से मजबूत है। ये अगर 2000 अभी जो कमिंग जो आम चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, अगर खुदा खास्ता अगर बाय द वे कांग्रेस कहीं से सरकार बनाने के उसमें आती है तो ये चीज लेकर के भी कि मनमोहन सिंह को अब प्रधानमंत्री पद नहीं मिलने वाला है, ये चीज भी कहीं न कहीं उनमें एक असंतुष्टि या एक बिल्कुल अनिल जी, अगर असंतुष्टि की बात करें तो जो सहयोगी हैं वो किस तरीके से नाराज है यूपीए सरकार से, वो भी कल निकलकर सामने आया। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव यूपीए 2 की 4थी सालगिरह में शामिल नहीं हुए। पिछले साल आयोजित हुए यूपीए सरकार के इसी तरह के एक समारोह में मुलायम चर्चा का केंद्र बने हुए थे, लेकिन इस बार सभी की नजरें मुलायम की जगह बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा पर थी। सालगिरह में शामिल नहीं हुए, जो रिपोर्ट कार्ड पेश हो रहा था उस समारोह में वो शामिल नहीं हुए, उनकी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर हुई। दुर्गेश जी, जिनकी वजह से रिपोर्ट कार्ड पेश करने की नौबत आई, मतलब 4 साल तक सरकार अच्छी तरीके से चलती रही, वही रिपोर्ट कार्ड देखने नहीं गए। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी कांग्रेस बिल्कुल जो वो कहिए कि चूहा बिल्ली का खेल है इनके बीच में, और ये अपनी फेस सीलिंग क्योंकि इस बार जान रहे थे कि चुनाव सिर पर है, अगर हम रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो फिर रिपोर्ट कार्ड जांचने का जो आपके ऊपर जो तहमत आएगी वो भी सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के सिर पर आने वाली थी। इसी तहमत से बचाने के लिए आप बिल्कुल साफ साफ है कि कहीं वो मुलायम सिंह कतई एक तरीके से दिख भी नहीं पा रहे हैं, वो दिखा भी नहीं पा रहे हैं कि हम यूपीए सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो एक साधारण सी मुझे लगता है कि इसको बहुत उस तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। बिल्कुल साधारण सी बात है, पॉलिटिकल मूव है कि वो चुनाव सिर पर है, वो सारी तोहमत जो है कापी जांचने की तोहमत अपने सिर नहीं लेना चाहते थे, इसलिए नहीं गए। लेकिन बीएसपी ने सतीश मिश्रा को भेजकर ये संकेत दिया कि अगर चुनाव के बाद कांग्रेस के थोड़े नंबर कहीं कम रह जाते हैं तो बीएसपी उसके साथ होगी। बिल्कुल अनिल जी, सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर सपा के सामने वो कौन सी मजबूरी है कि सपोर्ट तो दे रहे हैं बावजूद उसके वो नाराज हैं। दरअसल ऐसा है कि सपा इस बात को देख रही है कि कांग्रेस पूरे देश में एक एंटी कांग्रेस की एक भावना लोगों में है। मतलब इस रिजीम को, इस सरकार के प्रति जनता में एक बहुत ज्यादा उत्साहजनक या बहुत ज्यादा फेवरेबल माहौल नहीं है। ये चीज सपा देख रही है। उसके मुखिया खासतौर से मुलायम सिंह बहुत ही घुटे राजनेता रहे हैं, बहुत पुराने, बहुत घुटे हुए राजनेता हैं, तो इस चीज को अच्छी तरह से देख रहे हैं और जान भी रहे हैं। लिहाजा वो सरकार को नहीं गिरने देना चाह रहे हैं, क्योंकि इसीलिए सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं। लेकिन ये चीज वो जनता के सामने नहीं शो करना चाहते हैं, नहीं कम्युनिकेट होने देना चाहते हैं कि वो ऐसी एक ऐसी सरकार जिसको जनता पसंद नहीं कर रही है, जिसके प्रति जनता में बड़ी नेगेटिव फीलिंग है, उसको वो उनके सहारे चल रही है। इस चीज को वो जनता तक, मतलब जनता में ये भावना नहीं जाने देना चाहते हैं। हालांकि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और देश की जनता इतनी बेवकूफ भी नहीं है। मुलायम सिंह जी को ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसा करके ये स्टंट जो उन्होंने किया है, तो नहीं गए वहां पार्टी में उस समारोह में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वो समझ रही है कि सरकार को बिल्कुल अनिल जी, जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ जानती है। बहरहाल यार के एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात होगी अखबारी नजरिए की।
Knowledge is what we gain